तो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करा था जो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स हैं हार्ड वाटर यूज़ करने से। सबसे पहली समस्या जो हमने पढ़ी थी वो समस्या थी आपकी फॉर्मेशन ऑफ स्केल्स एंड स्लज इन बॉयलर। और जो दूसरी समस्या थी आपकी वो थी कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट विच जो होती है NaOH की प्रेजेंस से। आइए आज हम और समस्याएं देखेंगे कि कौन सी समस्याएं और हैं जो बॉयलर में उत्पन्न होती हैं हार्ड वाटर को यूज करके। तीसरी समस्या जो बॉयलर्स में उत्पन्न होती है हार्ड वाटर को यूज करके, ये समस्या है दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ बॉयलर करोजन। करोजन आप जानते हैं कि डिस्ट्रक्शन होता है मटेरियल का। सबसे इम्पोर्टेंट आप जानते हैं एग्जाम्पल, वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ करोजन, जिसे आप देखते हैं लोहे के सामान को बहुत आसानी से जंग लग जाता है और इस जंग लगने से जो लोहा है आपका डिग्रेड होता है या डिस्ट्रॉय होता है। तो बॉयलर्स में भी बॉयलर करोजन है आपका। जो आयरन है वो डिग्रेड या डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो बॉयलर दीवार है ये आयरन की बनी होती है, ठीक है। ये क्यों डिस्ट्रॉय होता है? बिकॉज ऑफ केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक ऑफ डिजॉल्व गैसेस और सॉल्ट्स। इसको हम कहते हैं बॉयलर करोजन। तो बॉयलर करोजन क्या है? जो आपका बॉयलर है जो आयरन का बना हुआ है, ठीक है, इसका केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक से के द्वारा डिग्रेड या डिस्ट्रॉय होना कहलाता है बॉयलर करोजन। तो बॉयलर्स में ऐसा करोजन क्यों होता है? क्योंकि बॉयलर्स के पानी में कुछ डिजॉल्व गैसेस या कुछ डिजॉल्व सॉल्ट्स उपस्थित होते हैं जो आपकी बॉयलर वॉल को करोड करते हैं। तो बॉयलर में करोजन जो है 3 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1, करोजन ड्यू टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। दूसरा है करोजन ड्यू टू डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है करोजन ड्यू टू डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, ठीक है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट हैपेंस इन करोजन ड्यू टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि आयरन जो है यदि ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी, इससे पानी की उपस्थिति में आयरन कंबाइन होकर आपका बनाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH होल ट्वाइस। और ये फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH होल ट्वाइस और ऑक्सीजन से क्रिया करके रस्ट में इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू रस्ट। तो यदि रस्ट बनेगा योर बॉयलर मटेरियल विल करोड। तो कैसे हम रिमूव कर सकते हैं ये डिजॉल्व ऑक्सीजन को? डिजॉल्व ऑक्सीजन को हम रिमूव कर सकते हैं या तो सोडियम सल्फाइड डाल के। यहाँ देखिए सोडियम सल्फाइड है आपका Na2SO3। दूसरी चीज हम यूज कर सकते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को हटाने के लिए, तो है हाइड्राजीन डालकर। हाइड्राजीन आपका है N2H4। तो सोडियम सल्फाइड यदि उपस्थित है तो वो क्या करेगा, आपने डाला है तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके Na2SO4 सोडियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगा और हाइड्राजीन डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव करेगा और खुद नाइट्रोजन और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप डिजॉल्व ऑक्सीजन आपके पानी में जो उपस्थित है वो क्या कर रही है? डिजॉल्व ऑक्सीजन आपके बॉयलर को करोड कर रही है और इस बॉयलर को के करोजन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? पानी में या तो Na2SO3 डाल देंगे। क्या नाम है Na2SO3 का? सोडियम सल्फाइड। या आप डाल देंगे हाइड्राजीन। हाइड्राजीन इज N2H4। तो इस प्रकार से आप अपने पानी में से डिजॉल्व ऑक्सीजन को हटा लें। दूसरा जो करोजन अभी बताया था आपको वो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यदि आपके पानी में हार्ड वाटर में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उपस्थित है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा बॉयलर में गर्म होने से। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है पानी से क्रिया करके ये आपका बनाता है कार्बोनिक एसिड।
और कार्बोनिक एसिड भी जो है ये आपका बॉयलर में स्लो करोजन करता है। तो बॉयलर में आप कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए आप अमोनिया, यू कैन यूज अमोनिया in the form of NH4OH। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। तीसरे प्रकार का करोजन जो देखने में आता है आपके बॉयलर्स में, वो होता है कुछ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में हार्ड वाटर में उपस्थित है, आपका बनाएगा, दिस विल फॉर्म योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। अब आयरन जो जिसका बॉयलर मटेरियल बना है ये HCl से रिएक्ट करके बनाएगा FeCl2 फेरस क्लोराइड, और FeCl2 पानी से क्रिया करके बनाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड। और ये फेरस हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये फेरस हाइड्रोक्साइड दोबारा से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रस्ट में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसकी रोकथाम के लिए भी क्या करेंगे आप, जैसे आपने यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला था, इसमें भी रोकथाम के लिए आप अल्कलाइन रिएजेंट्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल NH4OH। You will use alkaline reagents like NH4OH to remove the corrosion due to dissolved salt। ठीक है, तो प्रिवेंशन क्या है, अल्कली डाल के, ठीक है, जैसे NH4OH न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पहले हमने पढ़ा था DO वाला Na2SO3 डाल के, या फिर N2H4 हाइड्रोजीन डाल के। तो ये तीसरे प्रकार की समस्या थी बॉयलर्स में करोजन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ जो चौथे प्रकार की समस्या है, द फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स in your boilers that you observe is the problem of priming and foaming। okay, तो आइए देखिए priming और foaming क्या है। foaming है ऐसे कंटिन्यूअस और persistent बबल्स, हार्ड बबल्स का बनना बॉयलर्स में जो आसानी से टूटते नहीं हैं। जो साधारण बबल है आपका वो आसानी से टूट जाएगा, पर ऐसे परसिस्टेंट बबल्स जो आसानी से ना टूटे उनका बनना क्या कहलाता है, उनका बनना कहलाता है फोमिंग। सो व्हाट इज फोमिंग? फोमिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ persistent bubbles which do not break easily। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे बबल्स जो आसानी से टूटते नहीं हैं, ये बॉयलर में आपके स्टीम की जगह को, दे ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ स्टीम। आइए देखें दूसरा प्रोसेस क्या है। दूसरा प्रोसेस है प्रिमिंग। प्रिमिंग को कहते हैं हम वेट स्टीम फॉर्मेशन। सो प्रिमिंग इज कॉल्ड एज वेट स्टीम फॉर्मेशन। कभी कभी जब हम आपका पानी जब बॉयल हो रहा होता है तो कुछ लिक्विड वाटर के ड्रॉपलेट्स भी उस पानी में चले जाते हैं। तो वैसे तो जब आपका पानी बॉयल होता है तो स्टीम में परिवर्तित हो जाता है, पर कभी कभी पानी उबलते समय कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी स्टीम के साथ चले जाते हैं, और इस वेट स्टीम के बनने को कहते हैं हम प्रिमिंग। दिस इज कॉल्ड एज प्रिमिंग। तो क्या कॉजेज हैं प्रिमिंग के, देखिए, यदि बहुत सारा सॉल्ट्स, डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स उपस्थित हो पानी में तो आपके वेट स्टीम फॉर्मेशन होगा, प्रिमिंग होगा। यदि बहुत तेजी से गर्म कर रहे हैं, सडनली बॉईल कर रहे हैं और बॉयलर का डिजाइन प्रॉपर नहीं है तो आपका वेट स्टीम फॉर्मेशन होगा, प्रिमिंग, और फोमिंग भी होगा। तो प्रिमिंग और फोमिंग से क्या होता है, आपके मशीनरी की लाइफ कम होती है और बहुत सारा हार्म होता है आपके बॉयलर की मशीनरी को। बिकॉज आप जज नहीं कर सकते हैं कि कितना प्रेशर मेंटेन करना है, कितनी जगह घिर रही है, और
life of the machinery gets reduced and the efficiency of the boiler is also reduced. तो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं वेट स्टीम फॉर्मेशन ना हो? बॉयलर डिजाइन को प्रॉपर करके, ठीक है, सॉफ्ट वाटर यूज करके और डिजॉल्व सॉल्ट्स की मात्रा को कम करके, ठीक है। फोमिंग देखिए, फोमिंग आपको पहले ही बता दिया है, ना टूटने वाले परसिस्टेंट बबल्स, ठीक है। अब फोमिंग को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? हम फोमिंग को प्रेजेंट करेंगे कुछ केमिकल्स डाल के, कुछ ऑयल्स डाल के, जैसे कैस्टर ऑयल, ठीक है, या फिर कुछ कंपाउंड्स डाल के जैसे सोडियम एल्यूमिनेट। तो अब तक हमने डिस्कस करा कि पानी के अंदर जो समस्याएं हैं हार्ड वाटर यूज करने से, वो बहुत ही हार्मफुल है डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी। और बॉयलर इंडस्ट्री में यदि आप हार्ड वाटर यूज करें तो मुख्यतः 4 तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। सबसे पहली समस्या क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्केल्स एंड स्लज। सेकेंड प्रॉब्लम है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट की। थर्ड प्रॉब्लम है करोजन की ड्यू टू डिजॉल्व्ड गैसेस एंड सॉल्ट्स। एंड चौथी समस्या है प्रिमिंग एंड फोमिंग की। तो बहुत जरूरी है कि हम पानी को सॉफ्ट वाटर यूज करें, और यदि कहीं हार्ड वाटर है तो पानी को हम सॉफ्ट बनाएं, ठीक है। अब पानी को सॉफ्ट बनाना दो प्रकार से हो सकता है, ध्यान से सुनिए इधर। एक होता है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ये जो भी उपचार है ये पानी को बॉयलर में फीड करने से पहले करते हैं। So the water is treated outside your boiler when you are doing external treatment of water. And दूसरे प्रकार का ट्रीटमेंट है कि आपने बॉयलर में पानी डाल दिया है, उसके बाद आप पानी को ट्रीट कर रहे हैं। इस ट्रीटमेंट को, जब आपने पानी को बॉयलर में फीड कर दिया और उसके बाद ट्रीट कर रहे हैं, इस प्रकार के ट्रीटमेंट को आप कहते हैं, दिस इज नोन एज इंटरनल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। नोट कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो इंटरनल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर को आप sequestration भी कहते हैं, and this is done inside the boiler. Like last time you have read about, हमने कुछ conditioning methods पढ़े थे, जैसे Calgon conditioning, colloidal conditioning, carbonate conditioning and phosphate conditioning। तो ये जो सारे मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स इंटरनल ट्रीटमेंट के हमने पिछली बार पढ़े थे। इंटरनल ट्रीटमेंट का अर्थ है कि पानी जो है आपका ये बॉयलर में चला गया है, हार्ड वाटर, और बॉयलर के अंदर ही आप कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कुछ, वी विल टेक अ लुक एट सम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड का मतलब है पानी को बॉयलर में सप्लाई करने से पहले ही हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इसमें हम तीन main methods, we will take a look at 3 main methods of external treatment। देखिए ध्यान से, सबसे पहला मेथड है लाइम सोडा मेथड। The second method is called as zeolite method, and the third method is called as ion exchange method। Let's take a look at the first method, the lime soda method। किस प्रकार का मेथड है ये लाइम सोडा मेथड? ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का मेथड है। इसमें दो चीजें डालते हैं, नोट करिए, जैसे कि नाम बता रहा है। एक तो डालते हैं हम CaOH होल ट्वाइस लाइम, और दूसरी चीज जो हम डालते हैं इसमें ये है सोडा, ठीक है। तो दोनों लाइम और सोडा का उपयोग करके हम जो घुलनशील सॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट्स हैं उसको इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यदि हम इनको इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे
तो हमें क्या फायदा रहेगा? हमें फायदा रहेगा कि यदि इनसॉल्युबल्स हो जाएंगे कंपाउंड, तो इसको आसानी से हम छान के अलग कर सकते हैं। तो लाइम सोडा प्रोसेस में दो केमिकल्स यूज होते हैं, एक लाइम और एक सोडा। और क्या हम कोशिश करते हैं इनको डाल के कि जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं वो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में अघुलनशील बन जाए और उनको हम छान के अलग कर सकें। लाइम सोडा प्रोसेस दो तरह का होता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एट विच इट इज कैरिड आउट। एक है कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और एक है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। सो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है, इसमें जो क्या वही दोनों चीजें डलती हैं, पर रिएक्शन किस पे कैरी होते हैं आउट? रिएक्शन कैरी आउट होते हैं आपके रूम टेम्परेचर पे। हमने लाइम डाला और हमने सोडा डाला। देखिए यहाँ पे, सो कैल्शियम आयंस विच आर सॉल्युबल आर कन्वर्टेड इनटू, ये डाउनवर्ड एरो क्या बताता है रासायनिक अभिक्रिया में कि एक अवक्षेप बनता है। तो जो घुलनशील कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गए। ऐसे ही जो घुलनशील मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गए। और ये प्रेसिपिटेट जो है, दीज प्रेसिपिटेट्स आर later on filtered off, ठीक है। The temperature at which this cold lime soda process is carried out is your room temperature, साधारण ताप पे। और ये this process is used for partial softening of hard water। तो ये जो प्रेसिपिटेट्स बने हैं, क्या करेंगे हम? वी रिमूव दीज प्रेसिपिटेट्स। पर ध्यान रखिए, यदि ये प्रेसिपिटेट्स बॉयलर में ही जमा हो जाएंगे, ठीक है, तो कभी कभी हम कुछ कोएगुलेंट भी ऐड करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, ओके, ताकि ये आपस में चिपक जाएं और इनको हम आसानी से इनका पृथक्करण कर सकें। तो कोआगुलेंट का क्या काम है? कोआगुलेंट का काम होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको आपस में पास ले आना, ताकि वो आसानी से चिपक के एक बड़ा पार्टिकल बना दें और प्रेसिपिटेट हो जाए। ये टर्म दोबारा ध्यान रखिए, कोएगुलेंट, आगे चल के भी हम इसकी बात करेंगे। So what does a coagulant do? Coagulants of flocculants जो होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को करीब ले आते हैं ताकि उनका साइज क्या हो, ताकि वो आपस में जुड़ के कोएगुलेट होके बड़े पार्टिकल बन जाएं और बड़े पार्टिकल बनने से ये नीचे बैठ सकते हैं आसानी से। So let's take a look at the hot lime soda process। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस जो है, दिस इज कैरिड आउट एट हायर टेम्परेचर्स। So this is carried out at higher temperatures and the same reactions take place. This is the diagrammatic for the hot lime soda process। इसमें रिएक्शन, उसमें पार्शियल ट्रीटमेंट था, इसमें रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो जाता है और क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है रिएक्शन जल्दी से होता है और इसमें कोआगुलेंट की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो थोड़ा सा बेटर है ये प्रोसेस। अब इसके बाद लेट्स टेक अ लुक। Zeolites are hydrated sodium aluminosilicates। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, देखिए ये फॉर्मूला है सोडियम जियोलाइट का। आसानी के लिए हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे एज Na2Z। मतलब ये जो सारा है ऑक्सीजन Al2O3X SiO2 Y इसको क्या हम से किससे डिनोट कर देंगे? हम इसको डिनोट कर देंगे कैपिटल Z से। तो जनरल फॉर्मूला हम क्या मान लेंगे? जियोलाइट का जनरल फॉर्मूला है Na2Z, ठीक है। तो जियोलाइट्स
कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो पानी के अंदर से हार्डनेस किसकी वजह से हो रही है, कैल्शियम आयंस की वजह से और मैग्नीशियम आयंस की वजह से हार्डनेस हो रही है। तो ये पानी से कैल्शियम और मैग्नीशियम ले लेंगे जियोलाइट्स, और पानी में क्या रिलीज कर देंगे, पानी में छोड़ देंगे सोडियम आयंस, दे विल रिलीज Na positive ions into water and they will take away from water Ca2 positive and Mg2 positive, इन दोनों को ये पानी में ले लेंगे। So if calcium ions and magnesium ions are removed, then your water will no longer be hard. ये है इनकी स्ट्रक्चर होती है, इनमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। सो दे हैव अ पोरस स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट इज पोरस। और हम सिंप्लिसिटी के लिए इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जियोलाइट्स को, एज Na2Z, अदरवाइज इनका फॉर्मूला ये है, जनरल फॉर्मूला। दो प्रकार के होते हैं, कुछ नेचुरली अक्रिंग होते हैं और कुछ होते हैं सिंथेटिक, जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो देखिए सिंप्लिसिटी के लिए हार्ड वाटर जो है उसको हम एक जियोलाइट बेड में से पास करते हैं सिलेंडर में से। यहाँ पे इन्होंने इसको सिंपल रिप्रेजेंट करा है एज Na2Ze, आप इसको Na2Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, इधर बहुत सिंपल रिएक्शंस है, देखने में शायद थोड़े से कठिन लग रहे हों। ये क्या है, कैल्शियम कॉजिंग सॉल्ट है, हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है पानी में। तो क्या हुआ, इसका कैल्शियम कहाँ चला गया, जियोलाइट में, और जियोलाइट का सोडियम कहाँ पे आ गया, जियोलाइट का सोडियम ने क्रिया करी HCO3 से। तो क्या बना इधर देखिए, Na ने जब रिएक्ट करा HCO3 से तो बना NaHCO3, NaHCO3। और कैल्शियम किसके साथ जुड़ गया, कैल्शियम जुड़ गया जियोलाइट के साथ। तो क्या बन गया, CaZe या CaZ भी कह सकते हैं आप। तो ये बन गया CaZ प्लस NaHCO3। तो हार्डनेस कॉजिंग जो आयन था वो Z के साथ जुड़ गया या Ze के साथ जुड़ गया। ठीक है, अब देखिए इधर यदि मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम कहाँ चला जाएगा, मैग्नीशियम जुड़ जाएगा इसके साथ, Z के साथ या Ze के साथ। ठीक है, और सोडियम किसके साथ जुड़ेगा, HCO3 के साथ। क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये ट्रैप हो गया और पानी में से रिमूव हो गया, ये पानी में these will be released into water. Similarly परमानेंट हार्डनेस के लिए देखिए, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड आपने पढ़ा था, जो क्लोराइड्स हैं वो करते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस। तो सोडियम किसके साथ जुड़ जाएगा, सोडियम जुड़ जाएगा क्लोरीन के साथ। क्या बन जाएगा, सोडियम और क्लोरीन बन के बन जाएगा NaCl। और कैल्शियम किसके साथ जुड़ जाएगा, Ze के साथ या Z के साथ बन जाएगा CaZ या CaZe। इधर देखिए मैग्नीशियम किसके साथ जुड़ेगा, मैग्नीशियम Z या Ze के साथ। ठीक है, क्या बन जाएगा, MEZ या MEZe, और सोडियम क्लोरीन से जुड़ के बन जाएगा NaCl। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, एक्सचेंज रिएक्शन है। एक्सचेंज रिएक्शन आप समझते होंगे कि एक की जगह दूसरा आ गया, तो पानी में से क्या हट गया, कैल्शियम हट गया और मैग्नीशियम हट गया, और पानी में क्या चला गया, सोडियम। और आप जानते हैं सोडियम सॉल्ट्स डू नॉट कॉज हार्डनेस, आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ऊपर से आपका हार्ड वाटर आ रहा है और यहाँ पे ग्रेवल है नीचे, सैंड ग्रेवल, और जियोलाइट का बेड है एक। ठीक है, और जियोलाइट के बेड पे जब आता है, ठीक है, तो जो पानी है वो सॉफ्ट वाटर इधर से बाहर निकल जाता है, वेस्ट आप नीचे जमा हो जाता है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद आपका जियोलाइट तो एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है जियोलाइट, क्योंकि जियोलाइट में से क्या, जियोलाइट क्या है, Na2Z है या Na2Ze है। ठीक है, तो जियोलाइट को जब बेचारा एग्जॉस्ट हो जाता है जियोलाइट, तो इसको आपको दोबारा उत्पन्न करना पड़ता है, खत्म हो गया है। क्यों, क्या बन गया है, Na2Z की जगह, Na2Z की जगह बन गया है CaZ या MgZ।
तो अब इसको दोबारा बनाने को रीजेनरेशन ऑफ जियोलाइट कहते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका है। एग्जॉस्टेड जियोलाइट क्या होता है? एग्जॉस्टेड जियोलाइट है कि अब वो कोई एक्सचेंज नहीं कर सकता, उसके पास कोई सोडियम आयंस नहीं है एक्सचेंज करने के लिए, खत्म हो गई है उसकी एक्सचेंज करने की एबिलिटी। तो जियोलाइट तो कहते हैं हम एग्जॉस्टेड जियोलाइट, ठीक है। और जब हम इसको एग्जॉस्टेड जियोलाइट को NaCl या ब्राइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, देन क्या होता है, फिर से एक्सचेंज रिएक्शन होता है और Na2Z या Na2Ze रीजेनरेट हो जाता है। एक्सचेंज रिएक्शन है, क्या बन जाता है, ये निकल जाता है वॉशिंग के रूप में, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपका ये रीजेनरेट हो गया, दोबारा से बन गया, जियोलाइट इज अगेन मेड। कुछ कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं जियोलाइट की। यदि पानी टर्बिड है तो आपके जियोलाइट की जो मोरियां हैं वो चोक हो जाएंगी। यदि कोई एसिड प्रेजेंट है पानी में तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा आपको। पर कुछ एडवांटेजेस भी हैं इस मेथड के, क्या कि इक्विपमेंट छोटा सा है और बहुत आसानी से हैंडल हो सकता है, और जो समय है वो सॉफ्ट करने के लिए पानी को कम समय लगता है और प्रोसेस आसानी से हो जाता है। और यदि जियोलाइट एग्जॉस्ट हो जाए तो ब्राइन सॉल्यूशन एन NaCl सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा के उसको दोबारा से आप बना सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे आपके थर्ड प्रोसेस की। ये कैसा मेथड है? ये बॉयलर्स में, बॉयलर्स के अंदर मेथड है पानी को ट्रीट करने के बाहर? ये जो सारे मेथड्स हैं ये बॉयलर से बाहर पानी की हार्डनेस को ट्रीट करने के हैं। और ये मेथड्स क्या कहलाते हैं? जब आप पानी को बाहर ट्रीट करते हैं ये मेथड्स कहलाते हैं एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। दीज मेथड्स आर नोन एज एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड्स। तो तीसरा मेथड है आयन एक्सचेंज प्रोसेस फॉर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर। देखिए स्टूडेंट्स, काम वही करना है, क्या काम करना है, हमें पानी में से हार्डनेस कॉजिंग आयंस रिमूव करने हैं, ठीक है। अब आयन एक्सचेंज रेजिन्स जो हैं ये पॉलीमर्स होते हैं कुछ, ठीक है, जो आपके एक्सचेंज प्रॉपर्टीज रखते हैं। देखिए पानी में हार्डनेस करने वाले कैटायंस हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, Ca2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है? व्हाट आर दे? पॉजिटिवली चार्ज आयंस। दीज आर द cations which cause hardness in water। ये cations है। और बताइए कि which are the anions, कौन से anions की वजह से हार्डनेस है, प्लीज बताइए। Which anions cause hardness in water? Please tell. Anions which cause hardness in water are HCO3 नेगेटिव। क्या नाम है इसका? HCO3 नेगेटिव का बाइकार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव, ओके। देन और कौन सा एनायन है which causes hardness? Cl नेगेटिव। क्या नाम है Cl नेगेटिव का? क्लोराइड आयन, is called as the chloride ion। and एक और क्या है? the other one is SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करना है? पानी में से या तो कैल्शियम मैग्नीशियम हटा लें हम, ठीक है, या हम ये बाइकार्बोनेट क्लोराइड वगैरह हटा लें, ठीक है। तो कुछ रेजिन्स होते हैं, रेजिन्स क्या है? कुछ पॉलीमर्स हैं जो ये एक्सचेंज क्रिया, एक्सचेंज रिएक्शन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? पानी में से कैल्शियम और मैग्नीशियम हटा लेंगे और पानी में क्या छोड़ देंगे उसकी जगह? H पॉजिटिव, ठीक है। ये वाले एक्सचेंज रेजिन्स हमारे कहलाते हैं
cation exchangers, ध्यान से सुन लीजिए, cation exchangers. What will cation exchangers do? Cation exchangers are going to remove calcium and magnesium ions from hard water, and उसकी जगह what are they going to release? They are going to release H positive into water. Okay. और दूसरी तरह के एक्सचेंजर्स कहलाते हैं एनायन एक्सचेंजर्स. एनायन एक्सचेंजर्स क्या करेंगे? एनायन एक्सचेंजर्स बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एक्सेट्रा इसको रिमूव कर देंगे पानी में से और उसकी जगह पानी में रिलीज कर देंगे OH नेगेटिव. ठीक है. So there are two types of exchangers, cation exchangers and anion exchangers. और exchange reagents हैं क्या? Exchange reagents हैं polymers जो cross-linked long chain organic polymers हैं जिनकी porous structure है और exchange reactions कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी आपको बताया दो प्रकार के exchangers हैं. कैटायन एक्सचेंजर्स ये क्या रिमूव करेंगे? कैटायंस को. कौन से कैटायंस को? कैल्शियम और मैग्नीशियम को. ठीक है. और दूसरे प्रकार के एक्सचेंजर्स क्या है? एनायन एक्सचेंजर्स. ये क्या रिमूव करेंगे पानी से? ये पानी से बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आदि हटा के पानी में क्या रिलीज करेंगे? OH नेगेटिव. ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हियर. टेक अ लुक एट दिस डायग्राम. ओके. देखिए यहाँ पे आपने इंजेक्टर है आपका. ठीक है. और आप यहाँ से आप अपना हार्ड वाटर इंट्रोड्यूस करते हैं. यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर हार्ड वाटर फ्रॉम हियर. यहाँ से आपका हार्ड वाटर जा रहा है. इट इज गोइंग इनसाइड योर इम्प्योर वाटर. ठीक है. यहाँ पे किसका बेड है? यहाँ पे किसका बेड है? कैटायन एक्सचेंजर का बेड है. मतलब कैटायन एक्सचेंजर आपके पानी में से सारे हार्डनेस कॉजिंग कैटायंस जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम को हटा लेगा. ठीक है. और पानी निकल के यहाँ से आएगा, आगे पंप से दूसरे एक्सचेंजर में जाएगा. दूसरा एक्सचेंजर कैसा है? एनायन एक्सचेंजर. ठीक है. अभी देखिए इस पानी में क्या होगा? कैटायंस तो नहीं होंगे कैल्शियम मैग्नीशियम के, पर पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम की जगह क्या होगा? H पॉजिटिव. ठीक है. और क्या क्लोराइड हट गया है अभी पानी में से? नहीं, क्योंकि कैटायन एक्सचेंजर ने सिर्फ कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस, सारे आयंस हटा दिए, सिर्फ H पॉजिटिव कैटायंस पानी में डाल दिए हैं. तो अभी क्लोराइड है आपके पानी में. और क्या पानी में है बेटा आपके? इसको नोट कर लीजिए. और पानी में आपके है SO4 2 नेगेटिव. आपके पानी में ऑलरेडी है सल्फेट. तो आपके पानी में ऑलरेडी है सल्फेट. ठीक है. तो इधर देखिए आपका पानी यहाँ से गया. ये कैसा है? हार्ड वाटर है आपका, इम्प्योर वाटर. यहाँ से जब गया तो कैल्शियम और मैग्नीशियम हट गए पानी में से और पानी में क्या इंट्रोड्यूस हो गया? H पॉजिटिव. ये पानी यहाँ से निकल के इधर पंप के थ्रू दूसरे में जा रहा है. अभी इस पानी में ये सब चीजें उपस्थित हैं. H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव. अब ये जब दूसरे एक्सचेंजर में जाएगा तो इसमें क्लोराइड और सल्फेट भी रिमूव हो जाएंगे और पानी में क्या हो जाएगा? इंट्रोड्यूस OH नेगेटिव. पानी में क्या रह जाएगा? OH नेगेटिव और केवल H पॉजिटिव. ठीक है. तो यहाँ से आपका प्योर वाटर, यहाँ से आपका प्योर वाटर निकल के बाहर आ जाएगा. तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस में जो पानी मिलता है वो हर एक प्रकार के मिनरल से मुक्त होता है और उस पानी को हम कहते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर. So water from here, first tank is the cation exchange tank. All cations are removed in this tank and then your water goes into the second tank, which is your anion exchange tank. Okay. And you are getting here from below, what are you getting? You are getting pure water from here. Okay. And this water is free from all types of minerals and it is called as demineralized water. Okay.
यहाँ पे जो आप साइड में जो दो टैंक्स देख रहे हैं, एक में लिखा हुआ है एसिड रीजेनरेटर और दूसरे में लिखा हुआ है एल्कलाइन रीजेनरेटर। तो जैसे आपका जियोलाइट प्रोसेस में जियोलाइट एग्जॉस्ट हो जाता था, ऐसे ही आपका यहाँ पे रेजिन जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। मतलब एसिड अब सारे Ca पॉजिटिव Mg पॉजिटिव नहीं हटा पाता और एल्कली क्लोराइड सल्फेट बाइकार्बोनेट नहीं हटा पाता, क्योंकि उसकी एक्सचेंजेबिलिटी खत्म हो गई है। तो उसको दोबारा बनाने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ से एसिड डालते हैं और बेस डालते हैं, ताकि दोबारा से आपके जो रेजिन्स हैं ये रीजेनरेट हो जाएं। ठीक है, लेट्स टेक अ लुक एट द रिएक्शंस occurring। मान लीजिए आपका हार्डनेस कॉजिंग क्या है, Ca2 पॉजिटिव आयन और मैग्नीशियम आयन से हार्डनेस हो रही है। ये आपका कैसा है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन। सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे ये RH पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करा गया है। तो कैल्शियम देखिए एक्सचेंज रिएक्शन है सिंपल, कैल्शियम चला जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह और पानी में रिलीज हो जाएगा H पॉजिटिव। तो ये कैल्शियम रेजिन के अंदर चला गया और पानी में रिलीज हो गया H पॉजिटिव, जो हार्डनेस नहीं कॉज करता। सेकेंड टैंक क्या है आपका, एनायन एक्सचेंजर। तो सेकेंड टैंक में आपके जो सल्फेट है या क्लोराइड है वो रेजिन के साथ चला जाएगा, रिएक्ट्स विद योर रेजिन, ठीक है, और पानी में रिलीज हो जाता है OH नेगेटिव। तो H और OH पॉजिटिव मिलके, H और OH पॉजिटिव मिलके क्या बना देते हैं, वाटर। सो ये जो पानी है ये हर प्रकार की मिनरल से मुक्त है, इसीलिए ये पानी कहलाता है डीमिनरलाइज्ड वाटर। अब यदि एग्जॉस्ट हो जाए, रीजनरेशन टैंक्स आपने देखे थे, तो थोड़ा सा एसिड डाल के कैटायन एक्सचेंज रेजिन को बना लेते हैं दोबारा। देखिए H पॉजिटिव एसिड से ये बन गया दोबारा रेजिन RH पॉजिटिव, और थोड़ा सा एल्कली डाल के हम एनायन एक्सचेंज ROH नेगेटिव रेजिन को दोबारा बना लेते हैं। कुछ एडवांटेजेस हैं, ये प्रोसेस बहुत इजी टू ऑपरेट है और प्रोड्यूस करता है पानी ऑफ वेरी लो हार्डनेस, बट द कॉस्ट सेटअप इज expensive for this method. So potable water is the water which is fit for human consumption. Spelling देख लीजिए, बहुत बार स्टूडेंट्स इसको PORT कर देते हैं, दिस इज पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल वाटर वो पानी है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है। तो आप जो पानी पीना चाहते हैं वो आप चाहेंगे कैसा हो पानी, वो साफ हो, इट शुड बी क्लियर एंड बिना किसी स्मेल के लिए हो, ओडरलेस हो, उसका टेस्ट प्लेजेंट हो। जैसे आप कहते हैं कि कुछ इस कुएं का पानी पीते हैं, इस कुएं का पानी बहुत मीठा है, इट शुड बी प्लेजेंट इन टेस्ट, उसमें कोई धुंधलापन या टर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए। और जैसे अभी बहुत सारी डिजॉल्व गैसेस की हमने बात करी, ठीक है, जैसे H2S है या बाकी जो ऑब्जेक्शनेबल गैसेस हैं जो हानि पहुंचाती हैं, उनसे फ्री होना चाहिए। देखिए कुछ ऑक्सीजन तो पानी में डिजॉल्व रहती ही है, ठीक है, पर जो ऑब्जेक्शनेबल गैसेस हैं वो इस पानी में नहीं होनी चाहिए। में कुछ टॉक्सिक मेटल्स की उपस्थिति भी नहीं होनी चाहिए, जैसे लेड या आर्सेनिक के सॉल्ट्स हैं, दे शुड नॉट बी प्रेजेंट इन योर ड्रिंकिंग वाटर। पीएच लगभग 8 और रीजनेबली सॉफ्ट होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपका जो पानी है ये माइक्रोब से या पैथोजन से मुक्त होना चाहिए। जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं इससे ये पानी मुक्त होना चाहिए। तो आप बताइए कि जो म्यूनिसिपैलिटी में जो म्यूनिसिपल वाटर आपको मिलता है, इसको कैसे करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, पैथोजन हैं, उससे कैसे पानी को
पोर्टेबल बनाया जाता है? क्या करा जाता है डिसइंफेक्शन के लिए? सबसे पहले बताइए कि डिसइंफेक्शन क्या है। डिसइंफेक्शन का अर्थ है कि पानी में जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, इसको हटाने को कहते हैं हम डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन मीन्स किलिंग एंड रिमूवल ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। यदि हमने, हमेशा तो पॉसिबल नहीं है कि आप सभी प्रकार के बैक्टीरिया हटा दें। यदि आप सभी प्रकार के बैक्टीरिया हटा सकते हैं तो एक थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट टर्म यूज करते हैं और टर्म कहलाता है स्टेरिलाइजेशन। द टर्म इज कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन। तो देखिए दो टर्म्स हैं, एक है डिसइंफेक्शन और एक टर्म है स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन क्या है? किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन वाटर। और स्टेरिलाइजेशन का मतलब है थोड़ा सा ज्यादा है कि सभी प्रकार के किलिंग एंड रिमूवल एंड डिस्ट्रॉयल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स इन वाटर। तो हम जो म्यूनिसिपल वाटर है उसको हम डिसइंफेक्ट करते हैं कि अधिकांश उसमें से जो बैक्टीरिया है या बाकी माइक्रोब्स हैं वो हट जाएं। तो आप बताइए म्यूनिसिपल वाटर में क्या यूज होता है पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए? आपका पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या आप ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बता सकते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ओके, तो बताइए प्लीज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर है आपका CaOCl2। तो आप ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 यूज करते हैं पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर है आपका, ठीक है, और ये आपको देता है दिस क्लोरीन। और ये जो क्लोरीन है ये फाइनली पानी से रिएक्ट करके आपको एक एसिड देती है HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl। और HOCl जो है हाइपोक्लोरस एसिड एक अनस्टेबल एसिड है जो आपको नेसेंट, नवजात ऑक्सीजन देता है, जो बहुत ही पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, O, सिंगल O, ये बहुत ही पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है। और कैसे ऑब्टेन होती है? आपको मिलती है HOCl के डिकम्पोजिशन से। तो एक स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। और दूसरी चीज जो बहुत कॉमनली यूज होती है म्यूनिसिपैलिटीज में फॉर डिसइंफेक्टेंट इज योर Cl2, क्लोरीन गैस। So chlorine also, Cl2 also is a very powerful। तो देखिए क्लोरीन के एक्शन को, रिएक्शन लिखिए Cl2 प्लस वाटर gives you HOCl। इसका नाम लिखिए HOCl का, क्या नाम है इसका? अभी बताया था आपको, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड प्लस HCl। तो आप पानी में जो क्लोरीन यूज करते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट, ये आपको देती है हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड क्या है? हाइपोक्लोरस एसिड है आपका HOCl। ये अनस्टेबल एसिड होता है HOCl।
और आपको देता है ब्रेक होके O प्लस HCl। HO क्या है आपका? HO इज नोन एज योर नेसेंट ऑक्सीजन। H is known as your O is known as your nascent oxygen। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये आपके माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करेगी। तो आपका जो क्लोरीन होता है दैट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, क्योंकि क्लोरीन पानी से रिएक्ट करके गिव्स यू HOCl एंड HOCl जो है वो ब्रेक डाउन होके देता है O नेसेंट ऑक्सीजन विच किल्स योर माइक्रोब्स। तो आइए एक और चीज देखते हैं हम जो कहलाता है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। तो क्लोरीन जो है हमें समझ में आ गया कि बैक्टीरिया को माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करता है बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। तो क्लोरीन सिर्फ यही नहीं है, क्लोरीन आपके ऑर्गेनिक मैटर और बहुत से अन्य पदार्थों को भी ऑक्सीकृत करता है। जब आप पानी में डालते हैं केवल बैक्टीरिया को ही डिस्ट्रॉय नहीं करता लेकिन बहुत से दूसरे मैटर को भी क्लोरीन जो है ये ऑक्सीडाइज करता है। इसीलिए क्लोरीन जब हम ऐड करते हैं तो इसकी डोज कितनी आप डाल रहे हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें होती हैं जो कम सांद्रता पे ऑक्सीकृत हो जाती हैं और कुछ चीजों के लिए और कुछ चीजों को ऑक्सीकृत करने के लिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन क्लोरीन की डालनी पड़ती है। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन या ब्रेक डाउन क्लोरीनेशन का अर्थ है कि आप इतनी क्लोरीन डालें कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है और रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं पानी में वो ऑक्सीकृत हो जाए और जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है पानी में वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएं। So what is break point or breakdown chlorination? It means addition of breakdown or breakpoint chlorination means addition of sufficient amount of chlorine so that organic matter and other reducing substances are oxidized due to chlorine and microbes are also destroyed or killed. This is known as breakdown or breakpoint chlorination. तो जब आप ब्रेक डाउन पॉइंट तक या ब्रेक पॉइंट तक क्लोरीन डालते हैं तो सभी प्रकार का बैड स्मेल टेस्ट बैक्टीरिया पानी से रिमूव हो जाता है। इसके अलावा भी एक हमने देखा एडिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा देखा एडिशन ऑफ क्लोरीन। इसके अन्यथा भी कुछ और स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स हैं, जैसे बाय अनदर मेथड इज बाय यूज ऑफ ओजोन। बाय यूज ऑफ ओजोन, ओजोन आप जानते हैं इज O3। ओजोन इज अ वेरी पावरफुल डिसइंफेक्टेंट और ये क्लोरीन की तरह कुछ बैड टेस्ट नहीं इंट्रोड्यूस करता है पानी में, ना ही आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है। इसी तरह एक और बढ़िया मेथड है बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज, बाय यूजिंग ultraviolet light. But problem with these methods are that these use of ozone, these methods are expensive methods. तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनको लार्ज स्केल में यूज करना। एक और ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, यदि आपके पास गंदा पानी आ रहा है आपकी म्यूनिसिपल सप्लाई से या आपका किसी कारणवश ग्राउंड वाटर ही कॉन्टामिनेटेड है तो एक बहुत अच्छा तरीका है, पैथोजन को आप सोचते हैं कि पैथोजेंस ना रहे पानी में, क्या आप बताएंगे क्या है? सिंपली बाय, यस सम ऑफ यू आर राइट, सिंपली बाय बॉइलिंग द वाटर। लगभग 15 से 30 मिनट तक पानी को उबालकर हम निश्चिंत हो जाते हैं कि इसमें अब भी कोई भी माइक्रोब्स इस पानी में उपस्थित नहीं है।
तो क्या हम बॉइलिंग को लार्ज स्केल पे यूज कर सकते हैं? नहीं, हम बॉइलिंग को लार्ज स्केल पे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल ऑल्सो बिकम वेरी एक्सपेंसिव, जस्ट लाइक यूज ऑफ ओजोन। तो आज हमने अलग अलग डिसइंफेक्शन के मेथड्स डिस्कस करे और हमने 3 तरीके देखे। एक्सटर्नल कंडीशनिंग ऑफ वाटर, मतलब बॉयलर में पानी सप्लाई करने से पहले क्या क्या मेथड्स हैं। आज का अपना डीएचए नोट करिए। प्लीज नोट डाउन योर डीएचए फॉर टुडे। आई थिंक ये आपका डीएचए 6 रहेगा। ड्रॉ डायग्राम ओनली। Draw diagram only to show ion exchange method for external treatment of water। तो आपको केवल डायग्राम की मदद से सिर्फ डायग्राम बनाना है। किस प्रोसेस के लिए? आयन एक्सचेंज प्रोसेस के लिए। पानी को आप डीमिनरलाइज करते हैं, उसमें से हार्डनेस रिमूव करते हैं बाय आयन एक्सचेंज प्रोसेस। उसका डायग्राम, वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है। दैट विल बी योर DHA फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।